नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज है आपका उत्तराखंड एनएलटी का मैराथन क्लास थर्ड। ठीक है, तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे। तो सारे क्वेश्चन अगेन आपको अटैम्प्ट करने हैं और एक ही बार में कर लेना है अटैम्प्ट पूरा। ठीक है, और आखिर में आपको बताना है कि आपने कितने राइट करे हैं। जितने भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट हैं। अभी कुछ लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट कराओ, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डिफिकल्ट है, इजी कराओ। तो देखिए, हर लेवल का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यूके ट्रिपल एस सी ईजी ही क्वेश्चन पूछे हर बार, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पूछे। ठीक है, तो हर तरह के क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। तो सिंपल आपको अटेम्प्ट करना है, देखना है, समझना है क्वेश्चंस को। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ पहले कि 2 पार्ट्स आपके आ चुके हैं मैराथन क्लास के। तो वो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी नहीं देखना चाहते बाद में देख लेना। ठीक है, जब भी आपका समय हो एक बार उसको अटेम्प्ट कर लेना, दोनों ही क्लासेस को, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अब शुरू करते हैं हम आज का थर्ड क्लास। और एक और चीज़, टेलीग्राम से जुड़ जाना सभी लोग, वहाँ पर अपडेट्स वगैरह मैं शेयर करता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सर्च करके भी देख सकते हैं। GOV एग्जाम इन्फो सेम है चैनल के नेम की तरह। इसके अलावा अगर चाहें तो सोशल मीडिया से आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, और इसमें क्या पूछा गया है देखते हैं हम। तो क्वेश्चन है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज्ड बाय वाइगोत्स्की। यानी कि जो प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट है जो कि वाइगोत्स्की ने प्रपोज किया था, वो उसकी जो संकल्पना है उसमें क्या मेंशन किया गया है। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला है आपका, सोज दैट चिल्ड्रन आर स्टूपिड एंड दस नीड गाइडेंस ऑफ एडल्ट्स। इसके अकॉर्डिंग ये दिखाता है कि चिल्ड्रंस स्टूपिड हैं और उन्हें अडल्ट्स की यानी कि बड़ों की या फिर प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता है। ठीक, ये पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा आपका, इलस्ट्रेट्स ईगो सेंट्रिक दैट चिल्ड्रन आर, यानी कि बच्चा कितना अहम केंद्रित होता है ये बताया गया है। या फिर सोज दैट चिल्ड्रन लव दैम सेल्फ, बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। फोर्थ है आपका, इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शन। ठीक है, तो प्राइवेट स्पीक की जो संकल्पना है वो इनमें से कौन सा सही है उसके रिगार्डिंग। तो चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं, अब आपको आंसर बताना है। अगर आपने फोर्थ ऑप्शन गैस किया था तो बिल्कुल सही हैं आप। इलस्ट्रेट्स दैट चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शन, यानी कि खुद को दिशा देते हैं, खुद को ही गाइड करते हैं बोल बोलकर। ये है आपका प्राइवेट स्पीच का संकल्पना, जो कि वाइगोत्स्की ने दिया था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, तो फोर्थ अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वाइगोत्स्की का ही है। इसमें पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। किससे? ठीक है, पहला है परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेस से। ठीक है, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से। दूसरा आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट से। क्या पूछा गया, किससे सेपरेट नहीं किया जा सकता है, तो इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट। दूसरा आपका री इन्फोर्समेंट अ मिजरेबल चेंज इन बिहेवियर। सीखने को पृथक पृथक नहीं किया जा सकता है, इसका राइट आंसर है इट्स सोशल कॉन्टेक्ट्स। यानी कि सीखना जो है वो सोशल कॉन्टेक्ट से बिल्कुल भी पृथक नहीं रह सकता है। जैसे कि आप ग्रुप्स में होते हैं, लोगों से बात करते हैं या डिस्कशन करते हैं या कोई एक्टिविटी करके सीखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वही है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट हमेशा अवेलेबल रहता है सीखने के लिए। ठीक है, तो सीखने से इसे पृथक या फिर सेपरेट नहीं किया जा सकता है वाइगोत्स्की के अनुसार। तो सेकंड अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। ठीक, उसके सामाजिक संदर्भ से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इंटेल्स दैट द क्लासरूम इज। जो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो क्या बताता है कि कक्ष क्या है। पहला ऑप्शन है, इन फुल कंट्रोल ऑफ द टीचर हु इज़ डिक्टेटोरियल। ठीक है, हिंदी वाले देख लेना, जिसको भी आप प्रेफर करते हैं, जो उनसे भी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश। पेपर तो आपका बाय लैंग्वेज ही रहता है। तो पहला है, इन फुल कंट्रोल ऑफ द टीचर हु इज़ डिक्टेटोरियल, शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकतावादी होता है। ठीक, दूसरा आपका डेमोक्रेटिक एंड देयर इज़ अ स्पेस गिवन टू चिल्ड्रन फॉर अंडरस्टैंडिंग, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया है। इसके अलावा ऑथोरिटेरियन वेयर द टीचर डेडिकेट्स, माफ कीजिएगा, डिक्टेट्स एंड द स्टूडेंट्स फॉलो मीकली। सत्तावादी होता है जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। फ्री फॉर ऑल विद द टीचर एब्सेंट फ्रॉम इट, सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। क्या राइट आंसर होगा इसका? प्रगतिशील कक्षा की बात कही गई है। तो
क्या होगा? डेमोक्रेटिक एंड देयर इज अ स्पेस गिवन टू चिल्ड्रन फॉर अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल सही गैस किया है, आई थिंक सभी ने गैस किया होगा। लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलिस्ट्रेट्स अ पर्सन विथ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। भाषिक बुद्धि की बात की गई है और ये पूछा गया है कि कौन सा एक एग्जाम्पल है इसमें, जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ऑप्शन के रूप में, कि भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। कौन सा स्टेटमेंट? पहला ऑप्शन है द एबिलिटी टू हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, ठीक है, दीर्घ श्रृंखलाओं को संभालने की योग्यता, तर्क की, रीजनिंग की, ठीक है। तो देखिए, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस समथिंग एल्स, कुछ और है ये रीजनिंग से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये तो आप एलिमिनेट कर लेंगे। दूसरा है आपका सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ द वर्ड एंड द वेराइड यूजेस ऑफ लैंग्वेज, ये ठीक लग रहा है ऑप्शन। तीसरा है आपका सेंसिटिविटी टू पिच, मेलोडी एंड टोन, ये आपका म्यूजिकल से रिलेटेड हो गया, ठीक, तो ये भी नहीं होगा, म्यूजिकल से रिलेटेड हो गया। फोर्थ ऑप्शन द एबिलिटी टू नोटिस एंड मेक अ डिस्टिंक्शन अमंग, ठीक है, ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। तो इन चारों में से सबसे परफेक्ट आंसर होगा इसका सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को सेकंड स्टेटमेंट दर्शाता है, यानी कि जिनकी भाषा पर अच्छी पकड़ हो या फिर समझने और लिखने में या फिर उसे यूज़ करने में एक्सपर्टीज़ हो, ठीक है। तो ये होता है आपका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रक्रियाओं के प्रति संवेदनशीलता, ये सबसे परफेक्ट आंसर है। आई थिंक सभी ने गैस कर लिया होगा सेकंड ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज थॉट प्रोसेस कैन नॉट डिटरमाइन द थॉट प्रोसेस, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। कैन नॉट डिटरमाइन द थॉट प्रोसेस, डज नॉट इन्फ्लुएंस द थॉट प्रोसेस, यहाँ पर बिल्कुल सही है, कैन डज नॉट इन्फ्लुएंस द थॉट प्रोसेस। इसके अलावा टोटली गवर्न्स आवर थॉट प्रोसेस, या फिर हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर थॉट प्रोसेस, ठीक है। हिंदी वाले देख लो, भाषा क्या है? विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती है भाषा, क्या ये सही है? दूसरा, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। निर्धारण यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर प्रभावित दिया गया है। हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन सही होगा। देखिए, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ठीक है। जो लैंग्वेज है वो हमारे थॉट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से कंट्रोल करके नहीं करती है, टोटली गवर्न नहीं करती है। तो इस वजह से फोर्थ ऑप्शन सही है। बाकी ये अगर बात करें तो प्रभावित नहीं करती है, ऐसा नहीं है, निर्धारण नहीं करती है, ऐसा भी नहीं है। लैंग्वेज जो है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, नॉट टोटली। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है अगर आपने गेस किया था तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज, क्रिया प्रसूत जो है अनुबंधन का दूसरा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है। कंटिग्यूअस कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर ट्रेस कंडीशनिंग, समीपस्थ, नैमित्तिक, प्राचीन या फिर चिन्ह अनुबंधन। सबसे पहले तो ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये किसने दिया था? तो ये BF स्किनर ने दिया था, इसको याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो ये होगा आपका इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक। इसे RS टाइप ऑफ कंडीशनिंग भी कहते हैं, जिसमें आपका पहले रिस्पॉन्स आएगा फिर आपका स्टिमुलस होगा, ठीक है, उद्दीपन। तो ये चीज़ है, RS टाइप कंडीशनिंग अगर दिया गया हो तो वो भी सही है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग वो भी सही है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, नॉट अ, नहीं है पूछा गया है, अधिगम की एक विशेषता नहीं है। लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, क्या है सही है? अधिगम का अवलोकन डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है, ऑब्जर्व यानी कि उसका अवलोकन, ठीक है। जांच कह सकते हैं, अधिगम का जांच बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है क्या? दूसरा आपका लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। थर्ड है आपका लर्निंग इज अ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। फोर्थ है लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। पूछा क्या गया है? अधिगम की एक विशेषता नहीं है, तो कौन सा होगा? लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, ये एक विशेषता नहीं है, ठीक है।
यानी कि अवलोकन जो है प्रत्यक्ष रूप से किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई इंटरव्यू लेता है, उस वक्त आप कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाते हैं, सडनली अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए पर वो आपको आता था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। ठीक है, आप समझ लेंगे। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से अगर ऑब्जर्व करना चाहें डायरेक्टली लर्निंग को, तो ये उसकी एक क्वालिटी नहीं है या फिर करेक्टरिस्टिक नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो चीज़ आपको पर्टिकुलर टाइम में याद ना रहा हो या फिर आपको वो चीज़ याद ना आया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो, यानी कि उसका ऑब्जर्व करके डायरेक्टली आप ये पता नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन थॉर्नडाइक्स प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा नहीं है? प्राइमरी लॉ आपने पढ़ा है सभी ने। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, आपने ऑप्शन गैस कर लिया होगा आई थिंक। पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट या फिर लॉ ऑफ रेडिनेस। तो कौन सा होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये नहीं है आपका प्राइमरी लॉ में। ठीक है, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन थॉर्नडाइक्स प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग। और वैसे है कौन कौन से? तो तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं आपके। ठीक है, प्राइमरी लॉ की बात करें तो लॉ ऑफ आपका रेडीनेस होता है या एक्सरसाइज जो होता है। ठीक है, रेडीनेस यानी कि जो बच्चा जब तैयार हो जाता है, रेडी रहता है, मतलब तैयार हो बच्चा जब सीखने के लिए, इसका मतलब वो हुआ लॉ ऑफ रेडीनेस का। इसके अलावा लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात करें तो इसका मतलब है कि जितना प्रैक्टिस हो उतना अच्छा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। इसके अलावा लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करें तो ये रिलेटेड टू मोटिवेशन होगा आपका, यानी कि किसी का प्रभाव आप पर कितना है या फिर जो मोटिवेशन है किसी का, या जो मोटिवेशन लेवल है उसका कितना प्रभाव है आप पे, रिलेटेड टू मोटिवेशन बेसिकली, जिसका प्रभाव होगा उसे फॉलो करेंगे आप। ठीक, तो ये चीज़ है आपका। तो ये तीनों ही आपके आते हैं थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंडीशन थ्योरी रिस्पॉन्स एम्फसाइज ऑन कंडीशनिंग ऑफ लेज, यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर पर बल देता है? रीजनिंग, बिहेवियर, थिंकिंग या फिर मोटिवेशन। तो ये देता है आपका बिहेवियर पर। ठीक है, जो कंडीशनल थ्योरी ऑफ रिस्पॉन्स है वो एम्फसाइज करता है बिहेवियर, ठीक है, व्यवहार पर। तो सेकंड ऑप्शन अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है। और ये किसके द्वारा दिया गया था? गिवन बाय पेवलॉक। ठीक है, इसको भी याद रखना है। क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पेवलॉक ने दिया था और ये व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स एंड एनालिसिस आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसका उदाहरण है? स्वतः शोध, ह्यूरिस्टिक, एल्गोरिथमिक, मेंटल सेट्स या फिर फंक्शनल फिक्सडनेस। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो ये होगा आपका बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन, यानी कि पीछे का जब आप एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो मीन्स एंड एनालिसिस, बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स एंड एनालिसिस आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये होगा आपका मेंटल सेट्स का। ठीक है, मेंटल सेट का एग्जाम्पल है मानसिक वृत्ति का। थर्ड ऑप्शन अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्व ऑफ लर्निंग गिव ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट, रेट एंड लिमिट ऑफ इंप्रूवमेंट थ्रू ब्रॉट अबाउट बाय प्रैक्टिस, हु सेड इट। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा था? स्किनर, रॉस, एबिंगहॉस या फिर एमलबेकी। तो ये कहा था एबिंगहॉस ने। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट याद रखना, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं या किया जा सकता है, यह कहा था एबिंगहॉस ने। यह नाम याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट इन लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल कौन सा नहीं है? ठीक है, साइकोलॉजिकल पूछा गया है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद आप ऑप्शन पढ़िए। पहला है लर्निंग डिज़ायर, अधिगम की इच्छा। तो लर्निंग डिज़ायर तो साइकोलॉजिकल है बिल्कुल। ठीक है, मोटिवेशन भी होता है, ये भी आपने पढ़ा है। इंटरेस्ट भी है,
लेकिन जो नेचर ऑफ कंटेंट है, अगर आपने फोर्थ गैस किया था बिल्कुल सही है, नेचर ऑफ कंटेंट जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। किसका? अधिगम में योगदान का। लर्निंग डिज़ायर भी होता है, मोटिवेशन भी होता है, इंटरेस्ट भी। विषय वस्तु का स्वरूप यानी कि वो कैसा है देखने में, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक वो आपके अंदर नहीं जाता है, या यानी कि आप उस चीज़ को समझ नहीं लेते। तो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट डजेंट मैटर, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट बिल्कुल सही है अगर आपने गेस किया था तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल वैल्यू? सामाजिक मूल्य कौन सा है? ठीक है, सामाजिक मूल्य पूछा गया है। पहला है आपका एल्ट्रुइज्म, प्राइमरी गोल, इंस्टिंक्ट या फिर एग्रेशन नीड। तो इसमें सामाजिक मूल्य की बात की गई है, तो ये होगा आपका सहायता परक व्यवहार, यानी कि सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना, ऐसा व्यवहार। एल्ट्रुइज्म की बात की गई है। सामाजिक मूल्य कौन सा होगा? एल्ट्रुइज्म। ठीक, प्राथमिक लक्ष्य, इंस्टिंक्ट और आक्रामकता की आवश्यकता, ये सामाजिक मूल्य, मूल्य पूछा गया ना। सोशल वैल्यू, सहायता परक व्यवहार होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए पूछा गया है कि गैंग एज एसोसिएटेड विथ एज एंड डिलेड डेवलपमेंट इज, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग अब आपको इसका आंसर बताना है। पहला दिया गया 16 to 19 ईयर्स एंड मोरालिटी, नैतिकता। ठीक है, या फिर 3 से 6 वर्ष और लैंग्वेज, भाषा, 8 से 10 वर्ष या फिर सोशलाइजेशन एंड सोशलाइजेशन, और 16 से 19 वर्ष और संज्ञानात्मक। क्या पूछा गया है? गैंग एज एसोसिएटेड विथ विच एज एंड डिलेड डेवलपमेंट, कौन से एज और डिलेड डेवलपमेंट से संबंधित है पूछा गया है। तो ये होगा आपका 8 से 10 साल, और ये सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण से संबंधित है। तो 8 से 10 साल में कौन सा होता है? हमने क्या पढ़ा है? मूर्त संक्रियात्मक, जिसे कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, वैसे ये 7 से 11 होता है। ठीक है, 7 से 11 जनरली पढ़ते हुए होंगे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग 8 से 10 साल सोशलाइजेशन बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, तो थर्ड अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। जो स्टेजेस है उसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे? ये भी क्वेश्चन आपका स्टेजेस पर पूछा गया है। कॉग्निटिव स्टेजेस पर, डेवलपमेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग पियाजे के कौन सा है तीसरे स्थान पर? इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं। हर क्वेश्चन डिफिकल्टी नहीं होता है, हर क्वेश्चन ईजी भी नहीं होता है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ईजी मत बनाओ, डिफ़िकल्ट ही बना दो, तो हर तरह के क्वेश्चन करना जरूरी है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से ही था। 7 से 11 वर्ष के अंतर्गत जो आते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर? मूर्त संक्रिय अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जितने भी स्टेजेस हैं इसको डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और होगा तो मैं खुद भी इसकी एक क्लास ले लूँगा अगर टाइम मिला तो। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, वैसे आपने पढ़ा ही है स्टेजेस वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विथ लैंग्वेज डेवलपमेंट? निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित कौन सा? पेवलॉक है, बिनेट है, चॉम्स्की हैं या फिर मॉस्लो? तो ये हैं आपके चॉम्स्की। ठीक है, किससे संबंधित है? लैंग्वेज डेवलपमेंट से। नाम याद रखना और ये 2 वर्ड याद रखना, लैंग्वेज डेवलपमेंट आएगा, चॉम्स्की से रिलेटेड है, संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि थॉर्नडाइक प्रूव्ड हिज थ्योरी टाइटल्ड, यानी कि जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसका शीर्षक क्या था? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ये पूछा गया है। कॉग्निटिव लर्निंग से, ट्रायल एंड एरर लर्निंग से, साइन लर्निंग से या फिर स्पेस लर्निंग से? तो क्या था? ट्रायल एंड एरर लर्निंग से। ठीक, अधिगम के प्रयास और भूल से, यानी कि गलती करके सीखना, या जब बच्चा गलती करके सीखेगा तो उसकी बात यहाँ पर की गई है, और इसी का
जो अपना थ्योरी दिया था थॉर्नडाइक ने, जो सिद्धांत दिया था, उसका शीर्षक अधिगम के प्रयास और भूल इसको यूज़ करके दिया था। ठीक है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पियाजे थ्योरी। इससे क्वेश्चन मुझे लगता है इस बार जरूर आएगा आपका पियाजे की स्टेजेस से। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सा है पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग। 4 से 8, 4 से 8, जन्म से लेकर 2 साल, 2 से 7 या फिर 5 से 8 साल। तो देखिए जन्म से 2 साल तो सेंसरी मोटर होता है, आपने पढ़ा है। ठीक है, और 5 से 8 कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है इनकी थ्योरी में, 4 से 8 नहीं मेंशन किया, लेकिन 2 से 6 साल मेंशन किया गया था जो आप पढ़ते हैं। तो ये होगा हमारा आंसर 2 से 7 साल। ठीक है, तो ये चीज़ है। थर्ड ऑप्शन अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। देखिए कई बार क्या होता है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जैसे आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा 7 से 11 साल जो होता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है, फिर 2 से 6 साल जो होता है वो आपका होता है जो पूछा गया है प्री ऑपरेशनल, और जन्म से 2 साल जो होता है आपका सेंसरी मोटर। तो इस तरह से अगर कभी थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाए, मान ले 7 की जगह 6 की जगह 7 दे दिया गया जैसे यहाँ पर, तो उसी ऑप्शन को चूज़ करें जो उसके सबसे नज़दीक हो। अब इसमें तो सही है कि आपका 4 से 8 साल कोई चीज़ नहीं है, 5 से 8 साल कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, तो इसमें तो ईजी था। लेकिन कई बार जो ऑप्शन होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं दिया जाता है जो हम पढ़ते हुए आते हैं, इस वजह से इसको ध्यान में रखना। 2 से 7 साल इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड। निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, ये पूछा गया। लेटर चाइल्डहुड की बात की गई है। भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑपरेशनल प्लानिंग ऑफ कैरियर, क्या ये होता है, विशेषता नहीं है पूछा गया ना। दूसरा आपका विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ये तो होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, जब लेटर चाइल्डहुड होता है तो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है। ठीक है, जो आपका साइंस फिक्शन है इसमें। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, लॉजिकल पावर भी इंक्रीज होता है यहाँ पर धीरे धीरे। इसके अलावा जो काल्पनिक भय है इसका जो एंड है वो स्टार्ट हो जाता है इस स्टेज के बाद से। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑपरेशनल प्लानिंग ऑफ करियर, यानी कि जो भविष्य की योजना है उसकी सूझबूझ इतनी नहीं रहती है। ठीक है, जनरली जो लेटर चाइल्डहुड होता है इसमें अगर आप किसी बच्चे से पूछते हैं कि भविष्य में आपकी प्लानिंग्स क्या हैं, तो वो प्लानिंग्स के बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं तो ये ज़रूर बता देंगे। लेकिन भविष्य की योजना की सूझबूझ, क्या प्लान्स होंगे, कैसे क्या करना है, इसका जो एक सूझबूझ होता है या एक प्लानिंग होता है वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ये एक विशेषता नहीं होगा किसका, लेटर चाइल्डहुड का। फर्स्ट ऑप्शन आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन इज पॉसिबल बाय। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब, विकेंद्रीकरण मतलब कह सकते हैं जो आपके ब्लॉक्स हैं अलग अलग जगह, मतलब वो सेंट्रलाइज नहीं है। जो यहाँ पर शैक्षिक सुधारों की बात की गई है तो वो सेंट्रलाइज नहीं है, मतलब अलग अलग खंड जैसे यहाँ पर दिया गया खंडों या फिर ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो उसको प्रभावी बनाने के लिए जो डिसेंट्रलाइजेशन है ब्लॉक्स में या फिर अलग अलग जगह पर, ठीक है, कुछ ऐसे क्लस्टर्स बना देना, ब्लॉक्स बना देना कि उसको एक सीक्वेंस में डिवाइड करके हर एक जगह पर जो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें अगर पर्टिकुलरली बात करें तो उसका प्रभावी होना कब संभव होगा ये पूछा गया है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे डिसेंट्रलाइजेशन। पहला है ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लस्टर एंड ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। दूसरा आपका स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। तीसरा आपका अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। सही उत्तर चुने, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है, देख लो। तो क्या होगा जो मैंने अभी बताया, विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब आपका जो ब्लॉक्स हैं, क्लस्टर्स हैं, उसमें भागीदारी बढ़े। ठीक है, हर ब्लॉक्स में। दूसरा आपका बी दिया गया है, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, यानी कि लोकल जो पर्सन है जो उस ब्लॉक में सारी चीज़ों को मैनेज करेगा वो अगर उपलब्ध होगा तभी शैक्षिक सुधारों को प्रभावी किया जा सकता है। तीसरा आपका अध्यापकों के पास संसाधन
और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, तो जाहिर सी बात है रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों। तो ये चीज़ है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए, बी एंड सी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अ स्टूडेंट इज रीडिंग समवन कॉल्ड हिम बाय नेम बाय विच सेंसेशन ही फॉलोइंग विल रिस्पॉन्ड फ्रॉम द, यानी कि कोई एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर उसे बुलाया जाता है, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। इजी क्वेश्चन है। पहला है आपका विजुअल, टेक्चुअल, ऑडिटरी, परसेप्चुअल। तो सिंपल है, ध्वनि सुनकर जो रिस्पॉन्स दे रहा है, तो सिंपल है ध्वनि संवेदना, यानी कि ऑडिटरी जो सेंसेशन है जिसे कहते हैं ऑरल, ठीक है, ऑरल कहते हैं। अगर ऑरल भी होता तो यही ऑडिटरी सेंसेशन का यूज़ करके या फिर इसकी ध्वनि संवेदना से वो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल इज। माइक्रो टीचिंग साइकिल के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फीडबैक होता है क्या? टीचिंग, प्लानिंग, इंट्रोडक्शन, क्या होता है फर्स्ट स्टेप? सबसे फर्स्ट स्टेप पूछा गया है माइक्रो टीचिंग साइकिल में, तो सिंपल आंसर है प्लानिंग होगा सबसे पहले, ठीक है। बाकी चीज़ें बाद में, टीचिंग, इंट्रोडक्शन, ये सब बाद में। सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, आपकी जो क्लास है, तो योजना बनाना सबसे इम्पोर्टेंट, या माफ़ कीजिएगा सबसे पहला स्टेप है किसमें? माइक्रो टीचिंग साइकिल का। तो थर्ड ऑप्शन अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है। इसके बाद इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है शिक्षण में शामिल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल की शिक्षण में क्या शामिल होगा, ये पूछा गया है निम्न में से। एब्स्ट्रैक्शन होगा, एप्लीकेशन होगा, कंपैरिजन होगा, या फिर एक्सप्लोरेशन होगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात की गई है, ठीक है। तो ये होगा आपका एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण, ठीक है। अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोर करना किसी चीज़ को, ठीक है, तो ये वही है। और टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल जो इंक्लूड, अन्वेषण जो है, एक्सप्लोरेशन जो है, वो इंक्लूड होता है टीचिंग ऑफ, इन द टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। शिक्षण में शामिल है, अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल होगा अन्वेषण। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद है विच इज़ यूजफुल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल। कौन सा होगा? कौशलों के स्थान के लिए कौन सा उपयोगी होगा? पहला है आपका स्किल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, लीनियर प्रोग्राम, ब्रांचिंग प्रोग्राम, प्रिपरेशन एंड एक्विजिशन। तो देखिए इसमें पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। स्किल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, ये बिल्कुल सही है। विच इज़ यूजफुल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल्स, ठीक है। अगर इसे डेस्टिनेशन के तौर पर लेंगे तो ये उपयोगी नहीं होगा। ये एक कौशल जो है, एक जर्नी है। स्किल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ जर्नी। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका विच वन इज नॉट द मैक्सिमम ऑफ टीचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट, फ्रॉम सीन टू अनसीन, फ्रॉम डिडक्शन टू इंडक्शन। सरल से कठिन की ओर बिल्कुल सही है, ठीक है। टीचिंग मैगजीन में सरल से कठिन की ओर जाते हैं। अनिश्चित निश्चित की ओर, ये भी सही है। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है दृश्य से अदृश्य की ओर, फ्रॉम सीन टू अनसीन, ये भी सही है। लेकिन निगमन से आगमन की ओर कभी नहीं जाते हैं, ठीक है। पहले क्या होगा? इंडक्शन, उसके बाद होगा डायरेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ है, डायरेक्शन पहले कभी नहीं हो सकता है, होगा निगमन से आगमन की। इस वजह से फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है निगमन से आगमन की ओर, ठीक है। अपोजिट होता तो हम देखते। फिलहाल जो ऑप्शन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज़ बीन गिवन बाय। किसके द्वारा ये दिया गया था, पूछा गया। सिंपल क्वेश्चन, नाम याद रखना, बता देता हूँ। ऑप्शन देख लेते हैं, विक्टर ब्रूम, मैस्लो, हर्ट्ज़बर्ग या फिर स्किनर। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत ये किसने दिया था? विक्टर ब्रूम ने दिया था, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, एक्सपेक्टेंसी से समझ सकते हैं आप, यानी कि ऐसा काम जिसके लिए आप सामने से कुछ अपेक्षा करते हैं, कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। ये है आपका अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, विक्टर ब्रूम का है ये, इसको याद रखना, नाम याद रखना, और ये याद रखना कि जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो दिया था विक्टर ब्रूम ने। इसके बाद टू विच फैमिली एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज रिलेटेड विथ, अग्रिम व्यवस्था का प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, पर्सनल, सोशल इंटरेक्शन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या फिर बिहेवियर मॉडिफिकेशन। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सूचना प्रक्रियाकरण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अग्रिम व्यवस्था का प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद पूछा गया है कि विच इज़ द कॉग्निटिव डोमेन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, कौन सा सीक्वेंस इसमें करेक्ट होगा किसका? संज्ञानात्मक क्षेत्र का। ध्यान से देखना, इसके बाद आंसर करना, ठीक है। चारों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, मैं एक बार दिखा देता हूँ। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सीक्वेंस बताना है कॉग्निटिव, जो आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग। तो अब इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नॉलेज, पहला होगा नॉलेज। तो फोर्थ ऑप्शन में दिया गया नॉलेज, तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है वैसे, तो एक बार देख लेते हैं। फिर आता है आपका कॉम्प्रहेंशन जिसे कहते हैं, हाँ यहाँ पर दिया भी गया कॉम्प्रहेंशन, अवबोध हिंदी में कहते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन होता है, ठीक है, तीसरे में। इसके अलावा फिर आता है आपका एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, फिर आता है आपका एवोल्यूशन। तो इसके अकॉर्डिंग जो होगा आपका, अच्छा वैसे देखिए यहाँ पर नॉलेज, एप्लीकेशन, अच्छा पहला वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि एप्लीकेशन इन्होंने पहले ऐड कर दिया, इस वजह से फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि पहले नॉलेज रिसीव करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद समझ बनेगी जो नॉलेज लिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन तो आपको याद हो जाता है, फिर उसके समझना पड़ता है उसमें क्या बताया गया है, फिर आप उसे अप्लाई करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, फिर सिंथेसिस जोड़ कर देखना उस चीज़ों को, फिर उसके बाद आप एवेल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं पूरी चीज़ का। तो ये है आपका करेक्ट सीक्वेंस। फोर्थ ऑप्शन अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही था। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड टीचिंग, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, सिंपैथेटिक, डिजायरेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। नहीं पूछा गया है, ठीक है। सिंपल आंसर होगा, देखिए डेमोक्रेटिक अगर बात करें, विशेषता नहीं है पूछा गया ना, तो ये होगा आपका स्वेच्छाचारी, ठीक। डेमोक्रेटिक होता है बिल्कुल, ठीक है, डेमोक्रेटिक यानी कि सभी को लेके, डेमोक्रेसी जो होता है जिसका मीनिंग सभी के साथ चलना, तो जनतांत्रिक तो होता है। सिंपैथेटिक भी होता है, पढ़ा भी है आपने। और वांछनीय सूचना देने वाला, यानी कि जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो गुड टीचिंग का एक क्वालिटी होता है। तो जो ऑटोक्रेटिक है यानी कि स्वेच्छाचारी, ठीक है, ये नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये एक विशेषता नहीं है अच्छे शिक्षण की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है आपका सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, सेग्रीगेशन, सेंसिटाइजेशन, संवेदनशीलता। देखिए अलगाव या सेग्रीगेशन ये तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अभिभावक की भागीदारी का न होना, ये चीज़ भी सही नहीं है। सक्सेसफुल इंक्लूजन में अभिभावक की, पेरेंट्स का जो आपका पार्टिसिपेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। और लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग ये भी सही नहीं है। क्षमता निर्माण का अभाव समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ पर क्या दिया गया? क्षमता निर्माण का अभाव है, यानी कि ये सही नहीं होगा। क्षमता निर्माण होना चाहिए समावेशीकरण की सफलता के लिए, तो ये चीज़ है। अलगाव की बात करें तो डिफ्रेंशिएट जो बेसिकली होता है आपका, डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो क्या नीड है? संवेदनशीलता इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या फिर संवेदी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ इमोशन? बिहेवियर, फिजिकल, कॉग्निटिव, सेंसरी।
तो कौन सा नहीं होगा? इमोशन बिहेवियर की बात करें तो व्यवहारात्मक होता है। फिजिकल यानी कि ये रिलेटेड है आपका इमोशन से, ठीक है, आंखों से आंसू आते हैं जब इमोशनल होता है कोई, तो ये फिजिकल हो गया। कॉग्निटिव भी होता है, लेकिन सेंसरी यानी कि जो सेंसरी संवेदी चीज संवेदना से जुड़ा है, इसको कह सकते हैं हम पार्ट ऑफ मेमोरी, ठीक है, सेंसेस जो होता है उससे रिलेटेड है, इमोशन नहीं होगा ये, ठीक, समझ गए होंगे। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड इन इंक्लूसिव क्लास। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, होता है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर जो इंक्लूसिव क्लासरूम है, इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो इसमें आपके सामान्य और विशिष्ट दोनों ही आते हैं, इजी क्वेश्चन है। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, जनरल एंड स्पेसिफिक स्टूडेंट सभी आते हैं एक तरह से इसमें। इसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग विच टर्म डिफाइंस मैथमेटिक्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी। फ्रॉम द फॉलोइंग विच टर्म डिफाइंस मैथमेटिक्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी, ये पूछा गया है। गणित से संबंधित जो आपकी डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमता जिसे कहते हैं, वो कौन सा होगा, ये पूछा गया है। डिसलेक्सिया तो आपने पढ़ा है, ठीक है। डिसकैलकुलिया होगा, गणना से दोष, इजी था ये भी, समझ गए होंगे आप। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डिसकैलकुलिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता कि लर्निंग क्या है, ठीक है, सीखना क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर, सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, क्या ये सिद्ध करना चाहता था। दूसरा आपका स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है सीखना, एन ऑटोमस रैंडम एक्टिविटी, या फिर संज्ञानात्मक संकार्य है, या फिर परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है, द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ सिचुएशन। तो यही राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जिसमें इन्होंने चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो कोहलर ने यह सिद्ध करना चाहता था कि जो लर्निंग है वो परसेप्शन है डिफरेंट पार्ट ऑफ सिचुएशन का, ठीक है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण सीखना है, ठीक है, ये चीज़ प्रूव करना चाहता था अपने जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट इन ऑर्डर टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसे कैसे सीखना स्टार्ट करते हैं, ये पूछा गया है। पहला है अक्षरों व शब्दों के माध्यम से, यानी कि आप लेटर्स और वर्ड्स के माध्यम से जो आपका एसोसिएशन है उसको करते हैं, या फिर वाक्यों के निर्माण से, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल आंसर है, सबसे पहले आप लेटर्स लेंगे, फिर उसका वर्ड्स होगा, फिर उसके मध्य जो एसोसिएशन होगा, जो साहचर्य है, उससे आप सीखना स्टार्ट करेंगे। यानी कि लेटर, फिर वर्ड्स, फिर उनके बीच का एसोसिएशन, ये चीज़ इसका राइट आंसर होगा। डायरेक्ट आप स्टेटमेंट, माफ कीजिए, सेंटेंस जो है वो नहीं बनाने लगेंगे, या फिर वर्ड भी आप तभी बनाएंगे जब आप लेटर सीखेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे और आपके सारे क्वेश्चन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही भी हुए होंगे, ठीक। तो कमेंट करके बताइए आपका जो स्कोर है, जितने भी क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कितने सही कितने गलत हैं, ठीक है। तो वैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आज के तो बेसिक लेवल के थे, काफ़ी मॉडरेट लेवल के भी थे, तो सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर लिए जा रहे हैं। एग्ज़ाम तक और भी क्लासेस आती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी नए लोग हैं, अभी तक नहीं किया तो, और बेल आइकन को प्रेस करके रखना अपडेट्स के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।